हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम जल प्रदूषण यानी कि वाटर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले हमें जल प्रदूषण की परिभाषा पता होनी चाहिए। जल प्रदूषण का मतलब क्या है कि जल की भौतिक, रासायनिक और जैविक लक्षणों यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स में होने वाले वे अवांछनीय परिवर्तन या ऐसे अवांछनीय परिवर्तन जो मनुष्य के लिए, मानव के लिए एवं जैव मंडल के अन्य जीवों के लिए या अन्य जीव जातियों के लिए हानिकारक होते हैं या उन पर हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करते हैं, जल प्रदूषण कहलाता है, यानी कि वाटर पॉल्यूशन कहलाता है। तो जल प्रदूषण का मतलब क्या है? जल की भौतिक, रासायनिक और जैविक लक्षणों में अवांछनीय परिवर्तन जो मनुष्य और अन्य जीव जातियों को या जीव जंतुओं की जातियों को हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करता है उन पर या उन पर विपरीत प्रभाव डालता है, क्या कहलाता है? जल प्रदूषण कहलाता है। जलाशय की स्वच्छता को कायम रखने के लिए एवं इसके महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने 1974 में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम पारित किया, जिससे हमारे जलाशय जो होते हैं उनको प्रदूषण से बचाया जा सके, उन्हें प्रदूषित होने से बचाया जा सके। अब हम जल प्रदूषकों के प्रकार पढ़ेंगे। जल प्रदूषक बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि जो जल में प्रदूषण करने वाले कारक होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? जल प्रदूषक। वो बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं: जैविक, रासायनिक और भौतिक, बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल। जैविक यानी कि बायोलॉजिकल प्रदूषक यानी कि बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन आदि, जो वायु को, जल को प्रदूषित करते हैं। रासायनिक प्रदूषकों में कार्बनिक वेस्ट व्यर्थ पदार्थ होते हैं, अकार्बनिक रसायन आदि व्यर्थ पदार्थ होते हैं। और तीसरा जो भौतिक प्रदूषक होते हैं, जैसे गर्म जल है, ऑयल स्पिल आदि भौतिक प्रदूषक होते हैं। अब हम जल प्रदूषकों के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। जो जल प्रदूषण है उसके जो प्रमुख स्रोत है वो वाहित मल यानी कि सीवेज है। दूसरा घरेलू अपमार्जक यानी कि हाउस होल्ड डिटर्जेंट्स है। तीसरा औद्योगिक अपशिष्ट यानी कि इंडस्ट्रियल वेस्ट है। फिर एग्रीकल्चर अपशिष्ट यानी कि कृषि वेस्ट या कृषि अपशिष्ट। फिर थर्मल, तापीय पॉल्यूटेंट्स और फिर रेडियो एक्टिव वेस्ट यानी कि रेडियो सक्रिय अपशिष्ट। सबसे पहले वाहित मल यानी कि सीवेज। सीवेज वास्तव में होता क्या है? सीवेज में मनुष्य तथा अन्य जंतुओं के एक्सक्रीटा यानी कि फीकल मैटर, घर की बची सब्जियां, घर के वेस्ट प्रोडक्ट, इंडस्ट्री के और अन्य संस्थानों के वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। और सीवेज की 0.1% अशुद्धि जल को पीने योग्य नहीं रहने देती। अर्थात अगर सीवेज की 0.1% अशुद्धि भी होती है तो वो मनुष्य के प्रयोग में लाने लायक जल नहीं रहता है। सीवेज में बेसिकली 3 प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती हैं। सस्पेंडेड पार्टिकल्स यानी कि निलंबित, 3 प्रकार के होते हैं इसमें। सस्पेंडेड यानी कि निलंबित पार्टिकल्स, दूसरे कोलाइडियल पार्टिकल्स और जो तीसरे पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं डिसॉल्व सब्सटेंस यानी कि विलय पदार्थ।
तो 3 प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं इसमें। सस्पेंडेड जो निलंबित रहते हैं, जैसे गाद है, बालू है, चिकनी मिट्टी आदि है। दूसरे कोलाइडल पर सब्सटेंस, मानव मल, कागज पदार्थ, अन्य खाने वाले पदार्थ, कपड़े के रेशे आदि जो होते हैं वो कोलाइडल सब्सटेंस होते हैं। और विलय पदार्थ जो उसमें डिसॉल्व रहते हैं, जैसे नाइट्रेट, फॉस्फेट, अमोनिया और कैल्शियम आदि जो होते हैं वो उसमें डिसॉल्व रहते हैं। दूसरे होते हैं घरेलू अपमार्जक यानी कि हाउस होल्ड डिटर्जेंट्स। जो पदार्थ घरों में कपड़े धोने के लिए और बर्तन धोने आदि के लिए यूज़ किए जाते हैं, हम उन्हें हाउस होल्ड डिटर्जेंट्स कहते हैं। इसके अंतर्गत नाइट्रेट, अमोनियम के यौगिक, एल्काइन बेंजीन सल्फोनेट और अन्य पदार्थ आते हैं। और जो घरेलू अपमार्जक होते हैं वो नाली आदि से होकर जल स्रोतों में पहुंचते हैं और वहां पर जाकर प्रदूषण करते हैं, और वहां जो होता है पानी को पीने योग्य नहीं रहने देते हैं। तीसरा होता है औद्योगिक अपशिष्ट यानी कि इंडस्ट्रियल वेस्ट। जो औद्योगिक संस्थान होते हैं उनसे निकलने वाला जो अपशिष्ट होता है, अपशिष्ट जल होता है, वो उसमें वो अक्रिय निलंबन पदार्थ जैसे धूल, कूड़ा करकट, कोयला आदि अकार्बनिक एवं कार्बनिक पदार्थ एवं विषाक्त पदार्थ जैसे पारा, तांबा, जिंक, फिनॉल आदि उसमें पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त उसमें ग्रेस, तेल और अन्य सब्सटेंस भी पाए जाते हैं। तो ये जो औद्योगिक संस्थान से निकलने वाला अपशिष्ट होता है ये जल में पहुंचता है और जल को प्रदूषित करता है। इसके साथ साथ ये उस जल का तापमान भी अधिक कर देता है, क्योंकि इस औद्योगिक अपशिष्ट जल का जो तापमान होता है वो जो सामान्य जल है उससे अधिक होता है, जिससे ये जल स्रोत में पहुंचने पर उसको प्रदूषित करता है और उसका तापमान बढ़ा देता है, जिससे जीव जंतुओं को हानि होती है। चौथा कृषि अपशिष्ट यानी कि एग्रीकल्चर वेस्ट। कृषि में अधिक उपज प्राप्त करने के लिए उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स के अलावा कीटनाशकों, पीड़कनाशकों, पेस्टिसाइड्स, खरपतवार यानी कि वेडिसाइड्स और अन्य रसायनों का प्रयोग किया जाता है। ये रसायन वर्षा के जल के साथ घुलकर जल स्रोतों में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर ये पॉल्यूशन करते हैं। कृषि के जो अपशिष्ट होते हैं वो सभी प्रकार का प्रदूषण करते हैं। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और मृदा प्रदूषण, तीनों प्रकार का प्रदूषण करते हैं। इसीलिए जो ये फर्टिलाइजर्स और अन्य पदार्थ होते हैं इनका प्रयोग कम से कम करना चाहिए। पांचवा तापीय प्रदूषण यानी कि थर्मल पोल्यूटेंट्स। जो विद्युत उत्पादक इकाइयां होती हैं उनसे जो बाह्य स्राव के रूप में जल निकलता है वो जल अत्यधिक गर्म होता है, और ये जल जब सामान्य जलों में, नदियों के जलों में, अन्य जल स्रोतों में पहुंचता है तो वहां उसको प्रदूषित करता है। और ये एक नई श्रेणी होती है, नई सीरीज होती है पोल्यूटेंट्स की। और ये गर्म जल जो होता है वो उस जल का तापमान बढ़ाता है, जिस पर मछलियों और अन्य जीव जातियों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, और ये भी एक पोल्यूटेंट की श्रेणी में आते हैं, अर्थात ये भी प्रदूषक की तरह काम करते हैं और जल में प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। लास्ट है रेडियो एक्टिव अपशिष्ट यानी कि रेडियो एक्टिव वेस्ट। परमाणु विस्फोट शोध कार्यों से प्रयोगशाला में रेडियोधर्मी विकिरण की संभावना बनी रहती है। परमाणु रिएक्टरों से प्रदूषित जल जलाशयों तथा नदियों में पहुंचता है और वहां पर जाकर रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन करता है। समुद्र में किए जाने वाले परमाणु विस्फोटों से भी समुद्र तथा अन्य जल स्रोत जो होते हैं उनका जल जो होता है वो प्रदूषित हो रहा होता है। और रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक पहुंचते हैं और वहां जाकर विपरीत प्रभाव डालते हैं। मरकरी पॉइजनिंग से एक घातक रोग मिनीमाटा रोग हो जाता है, और ये मिनीमाटा रोग जो होता है या मिनीमाटा पॉइजनिंग जो हुई थी वो जापान के मिनीमाटा शहर में हुई थी। 1953 में मिनीमाटा खाड़ी, मिनीमाटा बे से लाई गई मछलियों के सेवन से 100 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। और ये जो फिश, जो मनुष्य में ये जो मरकरी पॉइजनिंग हुई, मरकरी की अत्यधिक मात्रा जो पहुंची वो फूड चेन के थ्रू पहुंची। वो पोल्यूटेंट्स की सहायता से जल में आई, जल से फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन से होती हुई फिश में पहुंची, और फिश को खाने से मनुष्य के अंदर पहुंचकर मनुष्य की डिजीज़ करती है, मनुष्य में मरकरी पॉइजनिंग करती है और उसकी डेथ करती है। तो
जितने भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो मनुष्य में खाद्य चैन यानी कि फूड चैन की सहायता से पहुंचते हैं और वहां जाकर उसको हानि पहुंचाते हैं। अब जल प्रदूषण के प्रभाव देखिए आप। जो जल प्रदूषण के जो प्रभाव होते हैं वो बेसिकली हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, 3 श्रेणियों में डिवाइड करते हैं। एक जल स्रोतों पर प्रभाव यानी कि इफेक्ट ऑन वाटर रिजर्वियर्स, दूसरा जलीय जीवों पर प्रभाव यानी कि इफेक्ट ऑन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, और स्वास्थ्य पर प्रभाव यानी कि इफेक्ट ऑन हेल्थ। जो जल स्रोतों पर प्रभाव है उसमें हमें 3 चीजें पढ़नी है। घुलित ऑक्सीजन का कम होना यानी कि डिसॉल्व ऑक्सीजन का डिक्रीज होना, डिक्रीज ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन। जो जल में ऑक्सीजन घुली हुई होती है हम उसे डिसॉल्व ऑक्सीजन कहते हैं, घुलित ऑक्सीजन कहते हैं। और जो जलीय जीव जंतु होते हैं वो सभी जीव इस डिसॉल्व ऑक्सीजन पर ही निर्भर रहते हैं अपने श्वसन के लिए, और इसके बिना वो सरवाइव नहीं कर सकते, उसके बिना उनकी मृत्यु हो जाती है। तो पॉल्यूटेंट से जो सबसे विपरीत प्रभाव पड़ता है वो जो ऑक्सीजन जो घुली हुई है पानी के अंदर, उस डिसॉल्व ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और उस डिसॉल्व ऑक्सीजन में कमी होने के कारण अब जो जीव जंतु होते हैं वो मरने लगते हैं क्योंकि उन्हें पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। दूसरा बीओडी का बढ़ना है। बीओडी का मतलब क्या होता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है? 1 लीटर जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के अपघटन करने के लिए जो सूक्ष्म जीव जितनी उन्हें ऑक्सीजन आवश्यकता होती है उसे हम बीओडी बोलते हैं। और बीओडी डीओ के रिवर्स होती है यानी कि उल्टी होती है। अगर बीओडी बढ़ रही है इसका मतलब डिसॉल्व ऑक्सीजन कम हो रही है, और डिसॉल्व ऑक्सीजन अगर अधिक है तो बीओडी कम होगी। तो पॉल्यूटेंट्स के मिलने से बीओडी बढ़ जाती है, और बीओडी के बढ़ने से डिसॉल्व ऑक्सीजन कम होती है। बीओडी के बढ़ने से ऑर्गेनिक वेस्ट बढ़ता है, पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, और ज़्यादा होने के कारण बीओडी बढ़ती है। और बीओडी बढ़ने का मतलब है वो सारी ऑक्सीजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ कर लेंगे, जिससे वहाँ पर डिसॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगी और जीव जंतुओं की मृत्यु होने लगती है। तीसरा होता है इसमें सुपोषण यानी कि यूट्रॉफिकेशन। यूट्रॉफिकेशन में ये नेचुरल एजिंग होती है लेक्स और अन्य वाटर बॉडीज़ की, जो नॉर्मल प्रोसेस में बहुत अधिक समय लगाती है, हजारों साल लगते हैं इसमें जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं पॉल्यूटेंट्स के कारण, जो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, एल्गी, ब्लूरीन एल्गी टाइप के ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, जिसे हम एल्गल ब्लूम बोलते हैं। और इसके कारण यहाँ पर ऑर्गेनिक वेस्ट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। ऑर्गेनिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, जिससे उनके मरने के बाद ऑर्गेनिक वेस्ट ज़्यादा हो जाता है, और यहाँ पर धीमे धीमे पानी कम और ऑर्गेनिक वेस्ट ज़्यादा बढ़ने लगता है, जिससे वहाँ पर धीमे धीमे लेक जो होती है वो कम होने लगती है, उसकी उम्र वो धीमे धीमे सॉइल की तरफ बढ़ने लगती है। तो इसे यूट्रॉफिकेशन बोलते हैं। तो यूट्रॉफिकेशन जो नेचर में बहुत धीमा स्लो प्रोसेस है, लेकिन पॉल्यूटेंट्स के कारण वो तीव्र हो जाता है। जलीय जीवों पर प्रभाव, इसमें पहला हमें जैव आवर्धन यानी कि बायोमैग्निफिकेशन पड़ रहा है। बायोमैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जो कोई नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, यानी कि जो डिग्रेड नहीं होता है, जो टूटता नहीं है, ऐसे जैसे डीडीटी होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़रा ब्रेक डाउन नहीं होता, उसका अपघटन नहीं होता, तो उन सब्सटेंसेस का जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, उन सब्सटेंसेस का प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल में, पोषक स्तर में मात्रा का धीमे धीमे बढ़ना, इसे बोलते हैं हम बायोमैग्निफिकेशन। जैसे पानी में सबसे कम होगी, पानी से फाइटोप्लैंक्टन में थोड़ी बढ़ जाएगी, फाइटोप्लैंक्टन से जूप्लैंक्टन में और बढ़ेगी, इंसेक्ट्स एट्सेट्रा में और बढ़ेगी, फिश में और बढ़ेगी, सबसे ऊपर जो लास्ट ट्रॉफिक लेवल होता है उसमें सबसे ज़्यादा होती है। तो क्रमागत सक्सेसिव पोषक स्तरों में, ट्रॉफिक लेवल में किसी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की मात्रा का बढ़ना क्या कहता है? बायोमैग्निफिकेशन कहलाता है। और इससे भी जो हायर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ऊपर लेवल वाले, उन पर जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनकी बॉडी में ज़्यादा पहुंचते हैं। तापीय प्रदूषण के प्रभाव, जो अगर पानी जो जल है उसका जो ताप होता है वो बढ़ जाता है किसी भी वजह से, तो ताप के प्रदूषण बढ़ने से जो जल की जो नॉर्मल क्वालिटीज़ है उन पर प्रभाव पड़ता है। और इस एक्स्ट्रा जो टेम्परेचर के कारण या जो इस बढ़े हुए टेम्परेचर के कारण जीव जंतुओं पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिससे उनकी मृत्यु होने लगती है। स्वास्थ्य पर प्रभाव,
जो विभिन्न ऑर्गेनिजम्स हैं जब वो पॉल्यूटेड जल का इस्तेमाल करते हैं या पॉल्यूटेड जल में रहते हैं तो उनके जो बॉडी है उनके शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और उनमें अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं जिससे उनकी मृत्यु तक हो जाती है। तो ये जो प्रभाव हैं इनको हमें 3 भागों में पढ़ना है कि जल स्रोतों पर क्या प्रभाव होगा, जिसमें हमें DO का घटना, BOD का बढ़ना, सुपोषण पढ़ना है। जलीय जीवों पर क्या प्रभाव होता है कि जैवावर्धन, बायोमैग्निफिकेशन पढ़ना है। और तापीय प्रदूषण के कारण जो प्रभाव होता है वो पढ़ना है। और स्वास्थ्य पर डायरेक्ट जो प्रभाव होता है ऑर्गेनिज्म के, हमें उसमें पढ़ना है, उसके बारे में पढ़ना है कि उसके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये 3 हेडिंग्स में हमें इसका प्रभाव पढ़ना है, जल स्रोतों पर, जलीय जीवों पर और स्वास्थ्य पर प्रभाव। तो आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।